नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 350 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया। नव भारत नव निर्माण मंच पर उन्होंने भरोसा जताया कि वो एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और सूबे की कमान संभालेंगे। 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि 2022 में यूपी के चुनाव में जब जाएंगे तो यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की आय लगभग दोगुनी हो जाएगी। विपक्ष के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग पप्पू और बबुआ ही बने रहेंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी में सपा की सहानुभूति गुंडों और माफियाओं के प्रति है। अजदुद्दीन ओवैसी के चुनाव प्रचार पर योगी ने कहा कि ओवैसी भाग्य नगर से आए हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। नव भारत नव निर्माण मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में 400 सीटों पर जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी पार्टियों के साथ गठजोड़ को लेकर उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। नव भारत नव निर्माण मंच पर एआईएमआईएम मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी ने कहा कि 2022 के चुनाव में उनका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने और बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना है। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिमों को नेतृत्व की जरूरत है। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है, इस बारे में पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यूपी संसाधनों से संपन्न है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की भी बात की। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुफ्त बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस असली हिंदू नहीं है, वो लक्ष्मी और दुर्गा का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने बातें महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कही। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजनीति में भगवान को लाना गलत है और देवी देवताओं के अपमान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। कल हरियाणा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अमरिंदर सिंह ने अपने एक बयान में प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर या पड़ोसी राज्य में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने का सुझाव दिया था। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल के नए मंत्री आज शपथ लेंगे। गांधीनगर स्थित राजभवन में दोपहर 1:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा। इससे पहले कल शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में इसे रद्द करना पड़ा। दरअसल मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल से पार्टी के एमएलए में असंतोष की बात सामने आई थी। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने 100 विधानसभा प्रभारियों का ऐलान कर दिया। इन्हें पार्टी का संभावित उम्मीदवार भी बताया जा रहा है। यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने ये सूची जारी की। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई पार्टी की नीति और कार्यक्रम के अनुरूप नहीं होगा तो उसे बदला जा सकता है। पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल के 4 और सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पकड़े गए चारों आरोपित पिछले महीने आईईडी टिफिन बम से तेल टैंकर को उड़ाने की कोशिश में शामिल थे। पंजाब में पिछले 40 दिनों में पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का ये चौथा मामला है। बिहार में घुसपैठियों के मुद्दे पर विवाद जारी है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सीमांचल इलाके में घुसपैठी आ रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीद कर बस रहे हैं। रामसूरत राय ने कहा है कि बाहर के लोगों को पैसे की लालच में बसाया जा रहा है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कांग्रेस नेता का पत्नी और बेटी के साथ सरेआम मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद से कांग्रेस नेता इलाके से गायब हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। असम के सिलचर में एक नाबालिग का शव मिलने से हालात तनावपूर्ण हो गए। शव मिलने के बाद परिजनों ने नाबालिग के साथ रेप और हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही कई गाड़ियों में आग लगा दी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी।
मध्य प्रदेश में इंदौर के रासोमा चौराहे पर डांस करने वाली लड़की के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपने वीडियो पर सफाई देते हुए डांस करने वाली लड़की ने कहा कि डांस करने के पीछे उसका मकसद लोगों में ट्रैफिक की जागरूकता लाना था। पीएम मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन परिषद के देशों की 21वीं शिखर बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित होगी। इसके पूर्ण अधिवेशन को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबान और अफगानिस्तान संकट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात और बिगड़ सकते हैं। बिपिन रावत ने कहा कि अफगानिस्तान की परिस्थितियों को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है। कतर ने बिना किसी स्पष्ट समझौते के काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। हालांकि तुर्की के साथ मिलकर कतर अफगानिस्तान के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कार्य क्षमता और सुरक्षा को फिर से शुरू करने के लिए संचालन का नेतृत्व कर रहा है। एयरपोर्ट के निदेशक ने पुष्टि की थी कि जल्द ही काबुल से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। कोरियाई प्रायद्वीप पर एक बार फिर तनाव के हालात बन सकते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों ने कल कुछ घंटे के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उत्तर कोरिया हालात पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई है। कोरिया की तरफ से दागी गई दोनों मिसाइलों के जापान और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच समुद्र में गिरने के बाद जापान ने कड़ा ऐतराज जताया। नाराजगी व्यक्त करते हुए जापान ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया और कहा कि उत्तर कोरिया का ये कदम मानव जाति और क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। जेईई एडवांस 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 का आयोजन 3 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 सितंबर है। उम्मीदवार 21 सितंबर तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। जेईई मेन में टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार ही जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करने के पात्र होंगे। दिल्ली में आज से सार्वजनिक मेले और एग्जीबिशन का आयोजन हो सकेगा। दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। हालांकि आयोजनों के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दिवाली के मौके पर इस बार राजधानी दिल्ली में पटाखे नहीं चलेंगे। वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पटाखों का स्टॉक रखने और बिक्री पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल कारोबारियों को पटाखे स्टॉक करने की वजह से काफी नुकसान हुआ था, लिहाजा पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए इस बार पटाखों का स्टॉक नहीं रखें। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन बंद किया था, लेकिन अब यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का संचालन लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत चलने वाली 14 पैसेंजर ट्रेनों का आज से संचालन शुरू किया जा रहा है। इससे बिहार की यात्रा करना आसान हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता नजर आया। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अन्य राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के भिंड, अशोकनगर, छतरपुर और सिवनी, गुजरात के राजकोट, वलसाड़ और जूनागढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। पाकिस्तान आयोजित आतंकी मॉड्यूल में पुलिस ने 2 संदिग्धों को छोड़ दिया है। पुलिस अब उनके मंसूबों के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। वहीं आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तू मैं होने लगी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह का कहना है कि चुनाव के पहले मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, तो बीजेपी ने जवाब में कहा है कि आतंकवादियों को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले 6 आतंकियों को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब पुलिस इन आतंकियों से उनका पूरा प्लान जानने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक अभी ये आतंकी अपने मंसूबों के पहले स्टेज पर थे। सभी आतंकियों को महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकेशन की रेकी करने का जिम्मा सौंपा गया था। इस बीच गिरफ्तार आतंकियों के बारे में जानकारी मिलने लगी है। ये सभी या तो विदेश में आते जाते रहे हैं या अंडरवर्ल्ड के संपर्क में थे। मुंबई निवासी जान मोहम्मद उर्फ समीर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। यूपी से गिरफ्तार मूलचंद उर्फ लाला भी डी कंपनी से जुड़ा था। दिल्ली से गिरफ्तार ओसामा का परिवार ड्राई फ्रूट का काम करता है। इस सिलसिले में वो मिडिल ईस्ट के देशों में जाते रहे हैं।
बहराइच में रहने वाला अबू बकर जेद्दा में रह चुका है। बाद में वो भारत आया। 2013 में उसने देवबंद में मदरसे में शिक्षा ली। लखनऊ से गिरफ्तार आमिर ने भी जेद्दा में कई साल बिताए। वो मजहबी शिक्षा देता था। जबकि प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए जीशान ने MBA किया है। वो दुबई में अकाउंटेंट का काम कर चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक जीशान भी उन 2 आतंकियों में से है जिसने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके परिवार वाले और पड़ोसी उसे फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप एकदम गलत है, मनगढ़ंत है। ये कोई ऐसा इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर, सब झूठ है, सब फर्जी है। मैं नहीं जानता। जीशान कैसा लड़का है? लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। कोई स्पॉट उसके दामन पे नहीं है, उसके कैरियर पे नहीं है, यूं समझिए। वहीं इस बीच पुलिस ने मोहम्मद जलील और प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध इम्तियाज को छोड़ दिया है। इम्तियाज का परिवार पहले ही उसके बेगुनाह होने की बात कर रहा था। जब ATS आई है तो भी वो तालाब पर थे और उनको जब बुलाया तो बुलाने पर वो सीधा आ करके बातचीत किए और उनको इल्म ये थोड़ी गलत आदमी होता तो डरता भागता, लेकिन उनको इल्म नहीं था कि हम पर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है। इम्तियाज गिरफ्तार मूलचंद उर्फ लाला का दोस्त था, इसलिए उससे पूछताछ की गई, लेकिन आतंकी हमले की साजिश रच रहे लोगों की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई। दिल्ली में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया कि चुनाव के नजदीक आने पर आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। इसके बाद बीजेपी की तरफ से जवाबी ट्वीट आने में देर नहीं लगी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने पूछा कि आतंकवाद कब से हिंदू मुस्लिम हो गया? आतंकवादी पकड़े जाने पर मिर्ची क्यों लग रही है? अरविंद केजरीवाल जी, आप ये बताएं आपका स्टैंड क्या है? आपके विधायक कहते हैं कि आतंकवाद मुस्लिम है। ये कब से होने लग गया? आतंकवाद आतंकवाद होता है, इसको अब मुस्लिम संज्ञा देना और एक बेचारापन दिखाना कि हम तो बेचारे हैं, ये राजनीति बहुत घिनौनी राजनीति है। एक तरफ त्योहार आने वाले हैं जब आतंकी हमले का सबसे ज्यादा डर रहता है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में चुनाव है तो देश की रक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। पंजाब में 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन चारों आतंकियों ने अगस्त में एक तेल टैंकर को आईडी टिफिन बम से उड़ाने की साजिश रची थी। आईडी के जरिए आतंकी टैंकर को उड़ाकर पंजाब को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले इन्हें धर दबोचा। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए। पंजाब में पिछले 40 दिनों में इस तरह के मॉड्यूल के भंडाफोड़ किए जाने का ये चौथा मामला है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन सभी आतंकियों की मदद कर रही थी। बिहार में घुसपैठियों के बसने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय इस पर बड़ा बयान देते नजर आए। उन्होंने दावा किया कि सीमांचल के इलाके में बड़ी संख्या में घुसपैठिए बसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलालों के जरिए बाहरी लोगों को लाकर वहां की जमीनें बेची जा रही हैं। उनकी माने तो सीमांचल में समीक्षा बैठक के दौरान उन्हें ये जानकारी मिली है। बिहार के लोगों के उस पर भी कब्जा किया जा रहा है, मठ मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। बिल्कुल ये सच्चाई है, परसेंटेज चाहे 2 हो चाहे 200% हो। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है। इस्लाम में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है। दूसरी तरफ विरोधियों ने उनके इस बयान की निंदा की और उनके दावे को पूरी तरह गलत करार दिया कि निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों NDA की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा बेतुका, एक भी कहीं कुछ है ही नहीं है। अब अगर किसी के मन में दिल में कोई किसी तरह की घुसपैठ हो तो उसकी कोई दवा नहीं।
दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखों पर बैन रहेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसका ऐलान किया। ये फैसला उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए लिया। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सभी व्यापारियों से अपील की कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। बीजेपी ने पूछा कि क्या पटाखे बैन करना ही आखिरी रास्ता है। साथ ही बोला कि दिल्ली सरकार कभी पराली को जिम्मेदार बताती है, कभी पटाखों को, जबकि गाड़ियों के कारण प्रदूषण होता है। I think first Kejriwal has to think what are the main causes of pollution in Delhi. मध्य प्रदेश के इंदौर में वायरल हुए वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने वीडियो में दिख रही लड़की के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंदौर के विजयनगर थाने में केस दर्ज हुआ। वायरल वीडियो में दिखा कि लड़की रेड सिग्नल होने के बाद जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचती है, वहां डांस करने लगती है। वीडियो के वायरल होते ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस से इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। मेरे ध्यान में ये विषय आया है और ये जो उन्होंने किया है, भाव उनका जो भी हो, पर तरीका गलत था। और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित न हो। नरोत्तम मिश्रा के आदेश के बाद पुलिस ने भी मामले में एक्शन लेने में देर नहीं लगाई, क्योंकि इसमें जांच की जा रही है और आगे आने वाले समय में जो भी इसमें संबंधित होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी कोई अगर इस तरीके से बीच सड़क पे इस तरह के स्टंटबाजी करेगा या लोगों की जान खतरे में डालेगा तो निश्चित रूप से उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई। वहीं वीडियो में दिख रही लड़की ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। I didn't break any rules. I was wearing a mask and I did that when the signal was red. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लगी भीषण आग में 6 घर जलकर राख हो गए। बताया गया कि ये आग एक घर में रखी सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया और आसपास के कई और मकानों को भी अपनी चपेट में लिया। ये घटना दोपहर में घटी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि हादसे में मकानों में रखा सारा सामान जल गया है। इस अग्निकांड के कारण लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो नुकसान और बढ़ सकता था। बात करते हैं फैक्ट चेक की। असम के कई न्यूज चैनल्स और असम की जानी मानी हस्तियों ने एक खबर दिखाई है जिसमें यह दावा किया गया है कि गुवाहाटी में 26 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और असम में कई लोगों ने इस खबर को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। क्या है इस खबर का सच, जानते हमारे फैक्ट सेगमेंट में। असम के कई न्यूज चैनल्स ने एक खबर को अपनी स्क्रीन पर जगा दी और असम की जनता के सामने दावा किया कि गुवाहाटी में 26 रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। असम लाइव 24 और नॉर्थ ईस्ट टाउन ने रिपोर्ट किया कि गुवाहाटी में 26 रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। असम के एक न्यूज चैनल ने तो यह भी बताया कि वो यानी रोहिंग्या दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं। असम के ही न्यूज चैनल के एक एंकर नंदन प्रतिमा शर्मा बोरदोलोई, जिनके सोशल मीडिया पर 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी दावा करते हुए पोस्ट किया कि 26 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से अवैध रूप से असम में प्रवेश करने के बाद गुवाहाटी में पलटन बाजार से पुलिस ने गिरफ्तार किया। हर तरफ 26 रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी का दावा होता देख टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने इसकी सच्चाई जानने का मन बनाया और खबर की गहराई तक जाने की कोशिश की। गूगल पर एक कीवर्ड सर्च करने से हमें इस खबर से रिलेटेड कई रिपोर्ट्स मिली। हमें मिली रिपोर्ट से पता चला कि 12 सितंबर को गुवाहाटी में म्यांमार के 26 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि इनमें से कोई भी रोहिंग्या समुदाय से नहीं था। इस खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया, द शिलोंग टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया था और असम ट्रिब्यून ने सभी 26 के नाम सूचीबद्ध भी किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10 महिलाओं सहित 26 म्यांमार नागरिकों को भारतीय दंड संहिता 468 जालसाजी, विदेशी अधिनियम से संबंधित 1946 की धाराओं, पासपोर्ट अधिनियम 1920 और पासपोर्ट नियम 1950 के तहत गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय पुलिस की सूचना के बाद इस ग्रुप को गुवाहाटी के रेहबारी इलाके में कामरूप लॉज से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार ये सभी करीब सुबह 7 बजे एसयूवी गाड़ियों से मिजोरम की राजधानी आइजोल से निकले थे। टीओआई की रिपोर्ट में असम पुलिस का बयान छपा है, जिसके मुताबिक पूछताछ करने पर पाया गया कि वो म्यांमार के चिन प्रांत के नागरिक हैं और बाइबल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। हमने उनके पास से जाली भारतीय दस्तावेज जैसे आधार और वोटर कार्ड बरामद किए, जो मिजोरम में बनाए गए थे। इसके अलावा हमने गुवाहाटी सेंट्रल पुलिस स्टेशन के डीसीपी से भी बात की। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी के अलावा कुछ लोग मिजो में पारंगत हैं। वो पूर्वी दिल्ली में बाइबल कॉलेज जा रहे थे। इनमें से कोई रोहिंग्या समुदाय से संबंधित नहीं है। हमारे फैक्ट चेक में ये सामने आया कि गुवाहाटी से जिन 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनका रोहिंग्या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। फैक्ट चेक टीम, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और अब आप देखिए वो खबर जो आपके काम की है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिल रही है। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत आज से सार्वजनिक मेले और एग्जीबिशन को मंजूरी मिल गई है। अब बिजनेस टू कंज्यूमर प्रदर्शनी की भी अनुमति मिल गई है, यानी अब आम लोग भी मेले प्रदर्शनी में जा सकेंगे। जीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि इन प्रदर्शनियों का आयोजन बैंक्वेट हॉल में भी किया जा सकेगा। बता दें कि इससे पहले अब तक बैंक्वेट हॉल में सिर्फ विवाह समारोह की अनुमति थी। हालांकि इस दौरान स्टेक होल्डर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। अब मोबाइल यूजर को बार बार केवाईसी कराने से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए सरकार ने नियमों को आसान कर दिया है। दरअसल अभी तक नए कनेक्शन या नंबर को पोस्टपेड या प्रीपेड कराने पर केवाईसी कराना होता था, जिसके लिए फिजिकल फॉर्म भरना होता था। लेकिन अब ये काम टेलीकॉम कंपनियां डिजिटल माध्यम से करेंगी। नए नियमों के अनुसार आप सिम देने वाली कंपनी के ऐप के जरिए सेल्फ केवाईसी कर सकेंगे। इसके लिए आपको मात्र ₹1 देना होगा। अभी तक अगर कोई मोबाइल यूजर को अपने प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में या पोस्टपेड को प्रीपेड में चेंज करवाना होता था, तो उसे हर बार केवाईसी प्रोसेस पूरी करनी होती थी। लेकिन अब सिर्फ एक बार ही केवाईसी करानी होगी। न्यूज उदय में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वो यूपी में नया इतिहास रचेंगे। इतना ही नहीं, नव भारत नवनिर्माण मंच से योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 2022 में बीजेपी 350 से अधिक सीटें जीतेगी। योगी जी, 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। आपने मुझे सवाल ही नहीं पूछने दिया। मैं से यही पूछ रही थी कि ये रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं हम लोग। तो कितनी सीटें आएंगी? 312 थी पिछली बार, और अखिलेश जी बोल के गए 400। मेरा जो ट्रेंड चल रहा है ना, आप मुझसे नोट करके रखना, 350 से कम सीट बीजेपी लेके नहीं आने वाली है। आप इसको नोट करना। 350 आपकी आएंगी, 400 अखिलेश कह रहे हैं उनकी आएंगी। ये इतनी सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आएंगी कहां से? देखिए, अखिलेश जी को पता नहीं गिनती याद है या नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे आए होंगे तो किसी ट्विटर ने रटाया होगा कि भैया 400 सीट पे आप पीछे हैं, इसलिए जो है वहाँ पर ये मत बोल देना। क्योंकि जब उनके सर्वे की टीम जो लगी हुई है, उस सर्वे की टीम ने उनको बताया होगा कि आप तो अभी इतने में पीछे हैं, तो ये बोल मत देना। तो बोला क्या बोलना है, कहते बोल देना कि भाई ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बोल दिए होंगे। उनको भी मालूम है किसकी सरकार बन रही है, उनकी बौखलाहट स्पष्ट झलक रही है। जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को, हम देख लेंगे। देखना क्या है, वो तो जनता उनको देख ही रही है। जनता जवाब देने को तैयार बैठी है।
नवभारत के नवनिर्माण मंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वजह से आज प्रदेश पिछड़ा है, लेकिन बीजेपी सरकार यूपी को विकास के दूसरे पायदान पर ले आई है, लेकिन ये बबुआ और पप्पू को विकास दिखाई नहीं देगा। अखिलेश जी कहते हैं कि कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो इस प्रदेश को एक नया पोजीशन दे। आज भी जो बीपीएल यानी कि गरीबी की स्तर से नीचे जो लोग हैं वो 29.5% उत्तर प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। नेशनल एवरेज 21 से 22% का है। ऐसा क्यों है? 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों है? आपने, वो कहते हैं कि अपने घोषणा पत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की थी, किसी को यहाँ पर रोज़गार नहीं मिला है, इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, निवेश नहीं आया है प्रदेश के अंदर, ऊपर से आप सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इस देश ने पहले देखा है कैसे एक कंपनी, उनका इशारा ईस्ट इंडिया कंपनी को था, एक कंपनी से सरकार बन गई थी। ये सीधा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन है या अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स हैं वो नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, समस्या क्या है, जब कोई समझने का प्रयास करे तो उसको कोई समझाए भी। आप लोग जब अखिलेश जी जैसे नेताओं को मंच पे बुलाते हैं ना, उससे पहले 4 घंटे 8 घंटे तक उनके साथ कोई ट्विटर बैठ करके एक एक चीज़ को रटवाता है कि भैया जी इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। ऐसे बोलेंगे तो उनको ये बताना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यूपी में 2016 में 17% से अधिक था और हमारी सरकार में यह घट करके 4% तक आया है। और यही नहीं, उनको ये भी बताया जाना चाहिए यूपी की इकोनॉमी 2015-16 में 5 नंबर 6ठे स्थान पर थी। आज नंबर 2 की इकोनॉमी है देश की यूपी। इसका मतलब यूपी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम जब बढ़ी होगी तब यानी इसका सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है। तीसरा, 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार दी है। एक एक नौकरी बकायदा आंकड़ों में है, कोई इसको नकार नहीं सकता। यूपी के नौजवानों को मिली है। कार्य को पहले भी पिछली सरकारें भी कर सकती थी। समाजवादी पार्टी को अवसर मिला था, वो भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि सोच ही नहीं थी, विकास की सोच नहीं थी। विकास की सोच के लिए व्यक्ति को समय लगाना पड़ता है। आप 11 बजे 12 बजे सो के उठेंगे, फिर आराम से अपना लंच करेंगे, फिर अपना शाम को साइकिलिंग करने के लिए निकल जाएंगे, तो अब व्यक्ति की आदत नहीं बदलती है। साइकिलिंग तो अच्छी बात है, फिट इंडिया तो आप भी चला। मैं क्या कह रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन उसका समय होता है, हर चीज का समय होता है। अब एक व्यक्ति जो 45 साल का हो जाए, वो उस उम्र में भी साइकिल लेकर के 3 बजे निकल जाए और घूमने के लिए पार्कों में 3 बजे घूमने का समय नहीं होता है। पार्किंग का समय, मॉर्निंग वॉक का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता होगा और उनको पता ही नहीं कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है। तो जब लोगों का नज़ारा ऐसा होगा तो क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जिंदगी भर पप्पू और बब्वा ही बने रहते हैं, तो अब उनको कोई क्या कर सकता है। और अब वक्त है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस का। सोशल मीडिया पर इंदौर की एक मॉडल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मॉडल जैसे ही रेड सिग्नल होता है, जेब्रा क्रॉसिंग पर जाकर फ्लैश मॉब करने लगती है, जिसमें बैकग्राउंड में एक गाना भी बज रहा है। इंदौर के रसोमा चौराहे पर बनाया गया वीडियो जब वायरल हुआ तो मॉडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ गई। फिर क्या था, मॉडल के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हो गया। वहीं मॉडल की तरफ से सफाई भी सामने आई, जिसमें वो कह रही है कि उन्होंने वीडियो लोगों में ट्रैफिक सिग्नल को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए बनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
दुनिया में अगर कभी जुगाड़ के मामले में कोई प्रतियोगिता होती है तो जाहिर तौर पर सारे नाम हिंदुस्तान के नाम होंगे। अब जुगाड़ का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप कहेंगे व्हाट एन आइडिया सर जी। दरअसल मजदूरों की टीम वर्क का एक वीडियो आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक पर भारी भरकम लकड़ी चढ़ाई जा रही है। मजदूरों ने लकड़ी की 2 बल्लियां ट्रक के सहारे खड़ी की, फिर उस पर भारी भरकम पेड़ की लकड़ी को रखा और उसे जोर लगाकर ऊपर की ओर खींचने लगे। कुछ मजदूर ट्रक पर खड़े उसे खींच रहे थे तो कुछ ट्रक की दूसरी ओर से जोर लगा रहे थे। लोग वीडियो देखकर न सिर्फ मजदूरों के जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं बल्कि टीम वर्क को भी सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप विचलित हो सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दरियाई घोड़ों का एक झुंड नदी में आराम फरमा रहा है। लेकिन ये क्या, अचानक कोई अनचाहा मेहमान उनके बीच आकर आराम में दखल डाल देता है। अब कोई बिन बुलाए मेहमान आता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर क्या था, दरियाई घोड़ों ने उस अनचाहे मेहमान यानी कि मगरमच्छ पर हमला कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कैसे मगरमच्छ पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। आखिरकार मौका मिलते ही मगरमच्छ वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। अब वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।